Good morning, students. Today we are going to start our second unit, current electricity. क्या होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम आप डिस्कस करते हैं. करंट छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर आपका चार्ज क्या करता है, मोशन, तो क्या बनता है, करंट. चार्ज अगर आपका किस में है, मोशन में, तो क्या बनता है, करंट. चार्ज देखो मोशन में है, मोशन मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वो कैसे मूव कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से और वेरिएबल वेलोसिटी से. ठीक है. अगर आपका करंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो हमारा चैप्टर चलेगा, अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका चार्ज मोशन में है, और मोशन अगर चार्ज कर रहा है तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, करंट. और चार्ज कैसे मोशन में कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आपका चार्ज क्या कर रहा है, मूव, द मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करंट. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कंपेयर करते हैं वाटर के साथ. इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कंपेयर्ड विथ वाटर. करंट इन रिवर, क्या मीनिंग है, देखो अगर ये वाटर रिवर के अंदर कैसे मूव कर रहा है, स्मूथली. स्मूथ मतलब रेगुलर वे में, तो वाटर जो करंट बनेगा उसे बोलेंगे हम वाटर स्टेडी करंट. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपके चार्ज कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज का मूव कर रहे हैं कंडक्टर में, कैसे मूव कर रहे हैं, स्मूथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. और कैसा करंट बोलेंगे उसे, स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट. मैंने सब अभी बताया कि चार्ज अगर मोशन में हो तो क्या बनेगा, करंट. चार्ज कैसे मूव कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से और वेरिएबल वेलोसिटी से. अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो अब उसे हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी. अगर चार्ज आपका वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म का पार्ट. ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. उसके बाद मैंने कहा अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बनता है, करंट. करंट को हमने कंपेयर किया, अगर एक नदी के अंदर क्या है, पानी, अगर ये पानी बहुत स्मूथली मूव कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे वाटर स्टेडी करंट. इसी तरीके से एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या मूव कर रहा है, चार्ज, ठीक है, बहुत स्मूथ वे में, तो उसे हम बोलेंगे स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अगर मान लो अब तुम्हारा फ्लड आ गया, मतलब बाढ़ आ गई, तो जो रिवर के अंदर पानी है वो कैसे मूव करेगा, इरेगुलर वे में. ठीक है. इस इरेगुलर वे में अगर हमारा ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस करंट को आप स्टेडी करंट नहीं बोलेंगे. क्लियर. ठीक है. उस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी से, तो वो किसके अंडर आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आ जाएगा. तो मतलब कहने का मीनिंग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग चार्ज इन मोशन. क्या मीनिंग होता है, चार्ज इन मोशन. आगे मैंने लिखा करंट कैरियर्स.
क्या होते हैं करंट कैरियर्स? अभी मैंने कहा कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या बनाते हैं? करंट। जो चार्ज पार्टिकल करंट बना रहे हैं उन्हीं को आपने क्या बोल दिया? करंट कैरियर। क्या? द चार्ज पार्टिकल जो करंट बना रहे हैं उन्हीं को आपने क्या बोल दिया? करंट कैरियर। द चार्ज पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर। जैसे बात करते हैं हम सॉलिड में, कि सॉलिड में हमारा करंट कैरियर कौन होता है? सॉलिड में जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कंडक्टर। कंडक्टर के पास आपको पता है बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं आपके पास? ऑर्बिट। ठीक है, इस ऑर्बिट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे अब क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? फोर्स। F = QE। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे मूव करेंगे? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मूव करेंगे तो क्या हो गया? करंट। तो ये कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से वाले? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किन की वजह से करंट बना? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए आप इसे क्या बोलोगे? इन कंडक्टर करंट कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी तरीके से एक सेमीकंडक्टर का नाम सुना होगा। 3 होते हैं सॉलिड में, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, ठीक है, जिसमें करंट कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जैसे सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपके कौन होता है करंट कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपने नाम सुन ही लिया। होल्स क्या होते हैं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला गया तो एक खाली स्पेस आएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई उस जगह को हमने क्या बोल दिया? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? होल। तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास कौन होते हैं करंट कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। इतना याद रखना आपने। करंट कैरियर द चार्ज पार्टिकल जिनकी वजह से क्या बनता है? करंट, उन्हें बोलते हैं हम करंट कैरियर्स। सॉलिड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कंडक्टर जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। जब इसको आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, इन पे क्या हुआ? एक्सपीरियंस फोर्स। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगे? मूव। तो इनकी वजह से क्या बन गया? करंट। तो करंट कैरियर कंडक्टर में क्या हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो एक खाली जगह आई, उसको बोला होल। तो इसमें करंट कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। क्लियर? उसी तरीके से क्या होता है? इंसुलेटर। क्या होता है इंसुलेटर? जो ईजिली करंट को पास नहीं कर सकते, विच डू नॉट कंडक्ट। क्या प्रॉब्लम होती है कंडक्ट ना करने का? ये प्रॉब्लम होती है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है,
टाइटली बाउंड होंगे तो इनके अंदर नो फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज तो हम क्या कहते हैं, नो करंट कैरियर्स। ठीक है, क्लियर, नो फ्री चार्ज तो नो करंट कैरियर। सेकंड बात करते हैं हम लिक्विड की। जैसे कुछ लिक्विड है, जैसे कॉपर सल्फेट, NaCl का सॉल्यूशन हो गया, H2SO4 हो गया, ये अपने में से क्या पास करने देते हैं, करंट को पास करने देते हैं। आपको पता है कॉपर पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और इन पे क्या होता है हमारे पास माइनस। ठीक है, तो इसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ये किसकी तरह काम करेंगे लिक्विड में, करंट कैरियर्स की तरह। सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि करंट कैरियर्स होते क्या है, और सॉलिड में करंट कैरियर कौन कौन होता है, लिक्विड में कौन कौन होता है, गैस में कौन कौन होता है। क्लियर, तो सॉलिड में तो मैंने बता दिया 3 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी कंडक्टर। कंडक्टर में कौन होता है, कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। इंसुलेटर में नो करंट कैरियर बोलोगे। लिक्विड में बोलोगे ये क्या हो जाते हैं, ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं जब करंट पास करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या बनेंगे इसमें, करंट कैरियर्स। थर्ड होता है गैसेस। आपको पता है गैसेस किसकी तरह बिहेव करती हैं, इंसुलेटर की तरह। गैसेस बिहेव लाइक इंसुलेटर, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। गैसेस बिहेव लाइक इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। पर ये भी क्या हो सकती है, आयोनाइज हो सकती है। ठीक है, क्या हो जाती है बेटा, ये आयोनाइज। कब आयोनाइज हो जाएगी, जब आप बहुत ज़्यादा क्या अप्लाई कर दोगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, लो प्रेशर। अगर ये कंडीशन हम कर देंगे, क्या, प्रेशर लो, पोटेंशियल डिफरेंस हाई, तो उस केस में गैसेस आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होके क्या बनेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो गैसेस में करंट कैरियर बोलना है पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। हमने ज़्यादा डीप नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि करंट कैरियर कौन कौन होते हैं गैस में, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, सॉलिड में 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी। फिर लिक्विड पे आए तो लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव, गैस में होते हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कौन सी कंडीशन पे, जब प्रेशर लो हो जाए और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, हाई हो जाए। क्लियर, अब बात आते हैं हम करंट पे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझते हैं कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये मैंने क्या बना दिया, कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर में से मैंने कोई ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, इस क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ बाहर दिखा दिया। ठीक है, ये क्या है, Na क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसे आप क्या बोलोगे, करंट। क्या बोला मैंने, करंट को डिनोट किया I से। टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय में टाइम टेकन। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मान लो ये इस क्रॉस सेक्शन में से
कितना टोटल चार्ज फ्लो कर गया क्यू, कितने समय में, यूनिट टाइम में। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलोगे, करंट। क्या होता है करंट? सिंपल वर्ड्स में लिखूँ तो मैं क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई चार्ज क्या हो गया क्यू, टाइम टी। देखो रेट आ जाए तो नीचे क्या आता है डिवाइड में टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, देखो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम में। कैसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through any cross section of a conductor पर यूनिट टाइम। समझ गए होगे, जैसे ये क्रॉस सेक्शन लिया इसी कंडक्टर का, इसमें से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसे आप क्या बोलोगे, करंट। क्या बोलोगे उसे, करंट। क्लियर? तो आई क्या होता है, क्यू बाई में टी। क्यू क्या है, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इस क्रॉस सेक्शंस में से कितना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, n। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n। इस क्रॉस सेक्शन में से, इस क्रॉस सेक्शन में से n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो कितना टोटल चार्ज पास हो गया, n इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, e। तो क्यू क्या होता है, n इंटू में e। तो यहाँ क्या लिख देंगे, n e बाई में t। एनी डाउट? ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, करंट। इतना समझ आ गया। अब देखो इसी कंडक्टर में मैंने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, यहाँ क्या आएगा, माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, प्लस से माइनस। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या होता है, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, E। F इज इक्वल टू माइनस E इंटू में E। ठीक है, अब फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, ऐसे। बात समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करें ऐसे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने सप्लाई दे रखी है, आगे एनर्जी दे रखी है इनको। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर यू मूव कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है, आ गया। अगर हमें वो डिफाइन करना हो इंस्टेनियस
करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एट पर्टिकुलर, इंस्टेंटेनियस मीन्स एट एनी इंस्टेंट या पर्टिकुलर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस को आप डिफाइन करोगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू बाय में डेल टी। देखो मैंने कैसे डिफाइन किया, अगर आपको याद हो +1 में हमने ऐसे पढ़ा था, अगर अपन ने एवरेज एक्सेलेरेशन लिखनी तो क्या लिखते थे, एक्सेलेरेशन डेल वी बाय में डेल टी। एवरेज मीन्स इसमें से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो तो ये टाइम इंटरवल हम काफ़ी क्या ले लेते हैं, स्मॉल। तो मैंने टाइम इंटरवल कैसे ले लिया, काफ़ी स्मॉल। तो ये जो वैल्यू होगी एवरेज वाली वो क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला डी क्यू बाय में डी टी। क्या लगाओगे, डी क्यू बाय में डी टी। क्लियर। अब देखो बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन से पहले ये माना जाता था जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन्वेंशन जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ था उससे पहले ये माना जाता था, जब तक इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था तब तक ये कंसीडर किया जाता करंट किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। और अब क्या माना जाता है कि कंडक्टर में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या बनता है, करंट। और इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन मानी थी उस कंसेप्ट को चेंज नहीं किया। तो उन्होंने ये कंसीडर कर लिया कि हम करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस करंट को हमने नाम दिया कन्वेंशनल करंट। क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। पहले क्या माना जाता था इन्वेंशन से पहले इलेक्ट्रॉन की कि हाँ करंट किसकी वजह से बनता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से। और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो उस डायरेक्शन को उन्होंने यही मान लिया कि कन्वेंशनल की हम मान के चलेंगे प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या था, चार्ज बाय टाइम। चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो अब इन्होंने करंट को नई यूनिट का नाम दे दिया, किसको, इसको यहाँ 1 माना और करंट को यूनिट का नाम दे दिया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी, एम्पियर। क्या यूनिट हो गई, एम्पियर। तो एम्पियर किसको बोलोगे, 1 एम्पियर। भाई हम करंट को 1 एम्पियर कब बोलोगे, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के अंदर, तब हम कह देंगे कि करंट कितना फ्लो कर गया उसमें, 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर किसको बोलोगे, अगर कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया 1 सेकेंड में। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं
1 एम्पियर। क्या होगी 1 एम्पियर? 1 एम्पियर if charge of 1 coulomb flow through any cross section of conductor in 1 सेकेंड। किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है 1 सेकेंड में, तब हम कह देंगे उसमें कितना करंट फ्लो कर गया? 1 एम्पियर। तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सिंबल में बड़ा ए, लिखने में छोटा ए, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पे है, तो साइंटिस्ट के नेम पे जो भी यूनिट होते हैं सिंबल क्या आता है? कैपिटल लेटर्स में। स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं करंट्स की, वो क्या होती है? मिली, माइक्रो। जैसे 1 मिली होती है 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो होती है 10⁻⁻6। उसके बाद ये आप जो याद रखना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज, जब किसकी डायरेक्शन है ना बेटा, प्लस से माइनस, फिर भी आप इसको स्केलर बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिखाए, ये 2 3, यहाँ मैंने दिखा दिया 5। देखो 2 वेक्टर एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी क्या जाता है? उसी ही पॉइंट से। पैरेललोग्राम ला पड़ा था, तो हम क्या लगाते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या यहाँ मैंने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया? नो। मैंने क्या किया? यहाँ से 2 आ रहे हैं, यहाँ से 3 आ रहे हैं, तो इसमें से कितना जा रहा है? 5। ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, जबकि इसकी डायरेक्शन है। मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको डिस्कस करा कि करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस, कन्वेंशनल करंट की। फिर मैं इसको स्केलर बोल रही हूँ बिकॉज इस पे जो सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रिक रूल है वो फॉलो हो रहे हैं, ना कि वेक्टर एडिशन के रूल फॉलो हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। That's why it is a scalar quantity, क्योंकि इसका हम सिंपल अलजेब्रा के रूल लगा रहे हैं। क्लियर? तो ये था करंट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बहुत ध्यान से सुनना ये, ठीक है? ये समझने का है। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो इसी के बेस पे, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में चलेंगे हमारे पास। देखो बेटा, जैसे ये कंडक्टर है, बहुत ध्यान से सुनो। इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो रूम, ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन को कौन सी एनर्जी मिलेगी? थर्मल एनर्जी मिल गई। थर्मल एनर्जी मिली तो ये क्या करेंगे? मोशन। क्या करेंगे? मोशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, क्या कर सकते हैं? रैंडम मूव। रैंडम मीन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं, पर कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडम। रैंडम, या हम कह सकते हैं जिग-जैग मोशन। एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, करंट भी बन रहा है, पर क्या हो रहा है कि ये ऐसे मूव कर रहा है कि जो टोटल करंट है वो कितना पे है? 0, ठीक है?
टोटल चार्ज कितना है, 0। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहूँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो मान लो पहला इलेक्ट्रॉन U1 से जा रहा है, दूसरा U2 से, तीसरा U3 से। अगर एवरेज लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, U1 U2 अप टू UN डिवाइड बाय में n। ये क्या है, U1 U2 U3 UN तक थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आ गई। करंट तो बन रहा है, पर करंट बहुत स्मॉल के लिए बन रहा है, और ऐसा बन रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं कि एक दूसरे को अफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या कह सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 0। समझ आ गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब इसी कंडक्टर पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ प्लस या माइनस, तो क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो क्या हुआ, फोर्स, वही कहानी जो मैंने पहले बताई थी, कितना, QE या माइनस E इंटू E। क्लियर? ठीक है, फोर्स लग गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करके एक्सेलरेट। ये कहानी समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन क्या करके एक्सेलरेट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे मूव करेंगे, फील्ड से, यहाँ बना देते हैं दोबारा कंडक्टर। ये कंडक्टर था, यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, ऐसे। अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे माइनस से प्लस। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन क्या हुई, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर ली। बट जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो गेन करेंगे फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए। देखो इसको विजुलाइज करके देखते हैं। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज़ें इस टाइम, एक थर्मल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने क्या अप्लाई कर दिया, फील्ड। देखो ये मान लो फील्ड मैंने अप्लाई किया ऐसे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उठाया मैंने, जैसे यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, रैंडम, वो ऐसे मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैसे मूव करवाना चाहता है, अपने से अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट हो, यहाँ चला गया, मान लो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव कर रहा था, किसकी वजह से, थर्मल की वजह से। फील्ड ने इस पे फोर्स लगा दिया, ये यहाँ ड्रिफ्ट कर गया। बात समझ आ रही है। देखो थर्मल की वजह से ऐसे जा रहा था, फील्ड की वजह से क्या चला गया, ऐसे। तो जो ये वाली चीज़ है ना, ये होती है ड्रिफ्ट। ये ऐसे चला गया, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। अब एक दो मैंने चीज़ों से, दो एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन से शो किया मैंने, आप दोनों में देख रहे हो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि मैंने फील्ड ऐसे अप्लाई किया। अब इनको क्या मिल गया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या मिल गया इनको, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या बन गया, करंट। बात समझ आ रही है। तो ये चीज़ होती है ड्रिफ्ट। ये क्या होती है, ड्रिफ्ट। आगे बात समझ। ड्रिफ्ट का मीनिंग क्लियर हुआ। थर्मल की वजह से ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ ला दिया, चला कहाँ गया, अब यहाँ होना चाहिए था, थर्मल की वजह से यहाँ, फील्ड की वजह से कहाँ हो गया, अब यहाँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या होती है, ड्रिफ्ट। अब मेरे ध्यान से एक बात सुना, मैंने अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, जब मैंने आपको ये बात समझाई
कि इलेक्ट्रॉन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पे तो मैंने अभी वर्ड लिखा इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट। अब ये क्या हो गया, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा, और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तब क्या बनेगा, करंट। क्या होता है अब ये बात देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है एक कंडक्टर में, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे और भी एटम्स हैं, आयंस भी है, इस कंडक्टर की वॉल भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है कुछ, ठीक है, तो ये दूसरे आयन और एटम से या वॉल ऑफ कंडक्टर से क्या कर सकता है, टकरा जाएगा। तो जिसके पास फालतू की वेलोसिटी जिसने गेन करी थी फील्ड की वजह से, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। ठीक है, क्या बताया, फील्ड लगा, फील्ड से फोर्स लगा, फोर्स से एक्सेलरेट करें, पर इसके रास्ते में फिर से एटम्स एंड आयंस आए, फिर कोलिजन हुआ, फिर से उनकी वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, वो रेस्ट पे आ गया। फिर से वो वेलोसिटी गेन करेगा, फिर से ऐसे और आयंस आएंगे, फिर से क्या हो जाएगा, वो बात समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से कभी गेन कर रहा है, कभी एक्वायर कर रहा है, कभी लॉस कर रहा है। तो इन ऑन एंड एवरेज हम कहेंगे कि ये कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो क्या एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी with which free electron drifted in a conductor opposite to applied electric field। समझ गए होगे, एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा उसको आप क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को माप सकते हैं, यस, मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज़ द मेज़रमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, जो भी कंसेप्ट्स पढ़े हम उसको मेज़र करना चाहते हैं। कैसे मेज़र किया, देखो वही बात, एक कंडक्टर है, कंडक्टर को फील्ड में रखा, मैं पूरी बातें नहीं लिख रही, मैं फटाफट एक्सप्रेशन करके दिखा रही हूँ। फील्ड में रखा तो उस पर क्या लगा, फोर्स, कितना, F माइनस ई। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जो फोर्स है वो इससे फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। ए क्या आएगा बोलो, F बाई एम। F कितना है, माइनस ई बाई में m, तो ये क्या निकल गई, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी, फिर ये कोलिजन हो जाएगा दूसरे एटम आयन से। तो जो ये कोलिजन होगा ना उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है देखो, रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री टाइम। आज का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब आगे जो भी जितने टॉपिक्स चलेंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो मीन फ्री टाइम क्या होता है या रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी से ऐसे जाता, ठीक है, मान लो फील्ड की वजह से कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एटम या आयन पड़ा है, ये इससे क्या कर गया, टकरा गया, फिर मूव करेगा, फिर इसके रास्ते में कोई एटम आयन आ गया, फिर ये ऐसे हो गया। बात समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो इसका एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, फिर ऐसे और कोलिजन हो गए। तो जो ये देखो ये दूरी है ना, इस दूरी में इसके बीच में कोई एटम और आयन नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फ्री पाथ या फ्री टाइम। बात समझे। जैसे ये एटम आया, मान लो यहाँ से आया, ठीक है, आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये आयन से टकरा गया,
क्या इस रास्ते में कोई और आयन आया जिससे टकराया? नो। तो ये टाइम आएगा फ्री टाइम या फ्री पाथ। उस तरीके से यहाँ गया, कोई भी नहीं आया तो फ्री पाथ या फ्री टाइम। इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से, टाउ 1, यहाँ पे टाउ t, यहाँ टाउ 3, टाउ 4। तो मीन फ्री टाइम क्या होगा? टाउ 1, टाउ 2, टाउ n डिवाइड में n। बस समझ गया। मीन पाथ क्या होगा? लैम्डा डिनोट कर दो, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n बाई में n। ये कहलाता है मीन फ्री टाइम या मीन फ्री पाथ। समझ के दोनों वर्ड्स का मीनिंग। तो मीन फ्री टाइम क्या होगा? द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मीन्स एक के बाद, जो एक के बाद एक कोलिजन हो रहा है उनमें जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे? मीन फ्री टाइम बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन ए कंडक्टर। समझ आ गया? इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। किससे नोट करना है उसको? टाउ से। क्या करना है? टाउ से। कैसे निकालोगे? आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन होती है u प्लस ए टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो v की जगह है vd। u इनिशियल वेलोसिटी, इनकी इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी एवरेज कितना था? 0। a हमने निकाला, अभी क्या आया था? माइनस ई बाई में एम टाउ। पीछे में निकाला था, देख लेना। माइनस ई एम बाई में टाउ। टाउ किसकी जगह आ गया? टी की जगह। तो वी डी क्या आ जाएगा? माइनस ई एम टाउ। ये तो क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा? ई एम टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। समझ आ गया? ई एम बाई में टाउ मैग्नीट्यूड में। आगे एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर ओवर करते हैं। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से कंडक्टर के केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात बताओ, ये कंडक्टर है, जैसे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी मोशन क्या होगी? ज़्यादा मोशन होगी तो कोलिजन भी क्या होगा? जल्दी कोलिजन जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? सक्सेसिव कोलिजन में लगने वाला टाइम। टेम्परेचर बढ़ा, उनको एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो जल्दी मूव करेंगे रैंडम। ज़्यादा मूव करेंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादा कोलिजन करेंगे तो टाउ क्या हो जाएगा? कम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। इफ क्या इंक्रीज कर गया? टेम्परेचर। क्या घट गया? टाउ। तो वी डी किसके इक्वल था? ई एम टाउ। जब ये फैक्टर घट गया, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट अप्लाई किया, मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। वी डी क्या हो जाएगा? घट जाएगा टाउ के घटने से। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, और वाइस वर्सा। क्या बोला? रिपीट करता हूँ, सॉरी। मैं टेम्परेचर बढ़ने से, शायद घटने वर्ड यूज़ कर दिया था। टेम्परेचर बढ़ने से टाउ क्या होगा? कम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम। एंड वाइस वर्सा। क्यों कम होगी? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। रिलैक्सेशन टाइम क्यों कम हुआ? क्योंकि कोलिजन क्या हो गया? फास्टर हो गया, जल्दी होने लग गया। जल्दी होगा तो
कोलिजन टाइम घट गया, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया, तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो गई, कम। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।